आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित कथाकार चित्रा मुद्गल जी की कहानी प्रमोशन। तो शुरू करते हैं कहानी। यहाँ शयन कक्ष के इसी पलंग पर बैठे हुए उसे सब दिखाई दे रहा है। अखबार आंखों के सामने जरूर खुला हुआ है, लेकिन दृष्टि उसी पैरा पर घूमती हुई वहीं अटकी हुई है जहाँ से 10 मिनट पहले उसने पढ़ना शुरू किया था। अपनी इस व्यवस्था के प्रति उसे वितृष्णा हो रही है। आखिर ये क्या बेहूदगी है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो खामख्वाह अखबार खोले पढ़ने का नाटक क्यों रचाए हुए है। तह करके रख दे और ललिता पर दृष्टि गड़ाए रहे। नजरों की ये लपा डुग्गी आखिर कब तक चलती रहेगी। उसकी उद्विग्नता से अनभिज्ञ नितांत सहज भाव से वो सहन में रखे हुए फ्रिज को खोलती बंद करती बची हुई भोजन सामग्री रख रही है। खाना निपट जाने के बाद उसकी ये सामान्य तत्परता होती है। सोने से पहले वो कॉफ़ी या दूध के विषय में भी पूछेगी और उत्तरानुसार प्याला पलंग के सिरहाने सटी किताबों वाले छोटे रैक पर रख बगल में आ बैठेगी किसी छूटी किताब के साथ। सारी गतिविधियां रोज रात की भांति ही निपटाई जा रही हैं, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज ललिता की तलुओं के नीचे फर्श की सख्त खुरदुरी लादी नहीं बल्कि मखमली कालीन की गुलगुलाहट आ बिछी है। वो उस पर चल फिर नहीं रही, थिरक रही है। अखबार लेकर बैठा इसी उद्देश्य से था कि सुबह दफ्तर जाने की आपादापी में उत्तेजक बजट बहस का जो विस्तृत हिस्सा पढ़ने से शेष रह गया है उसे पूरा कर डालेगा। अधूरी जानकारी के चलते वो सहकर्मियों के बीच विवाद का विषय बनी बहस पर अपने आप को तनिक तर्कहीन और विक्षुब्ध अनुभव करता रहा। मनी मन तय करके लौटा था कि घर पहुंचकर सबसे पहले अखबार चाट डालेगा ताकि कल मित्रों के बीच अधिकारपूर्वक ढंग से बजट की कमियों खूबियों की व्याख्या कर सके अपने पक्ष के साथ। फ्रिज का दरवाज़ा खोलने के झटके से उत्पन्न झन्नाटे के बीच तनिक लड़ियाए हुए स्वर में ललिता ने उसे वहीं से संबोधित किया। डॉक्टर कोठारी को फ़ोन कब करोगे? 9 से ऊपर हो रहा है। ठीक 9:30 बजे वो टहलने निकल जाते हैं और लौटते ही सीधा बिस्तर पर। सुबह कर लूँगा। अनायास उसका स्वर गुर्राया सा हो आया। उसकी गुर्राहट पे ध्यान न देते हुए हाथों और बगल में एक साथ पानी से भरी बोतलें दबाए उन्हें सावधानी पूर्वक फ्रिज में चुनती ललिता ने प्रतिवाद किया। सुबह नहीं, अभी ही कर लो। सुबह घंटा भर तो तुम पाखाने में बैठे अखबार बाँचते रहोगे। कर चुके फ़ोन। सुबह नहीं हो सका तो फिर रात से पहले उनसे बात संभव नहीं होगी। अभी कर लेने में क्या हर्ज। लैब में बात नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। कहाँ होते हैं किसे पता। ललिता के स्वर की अप्रकट तुनक उसे नागवार गुजरी। मेरी बात नहीं भी हो पाई तो तुमने तो उन्हें आमंत्रित कर ही दिया है। मैं आग्रह नहीं करूँगा तो क्या वह घर आना रद्द कर देंगे? आएंगे वे जरूर, लेकिन शिष्टता का तकाजा है। तुम भी बात कर लोगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। ये भी पूछ लेना शनिवार की रात आने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा हो तो इतवार की दोपहर बढ़िया रहेगी। बहस के पचड़े से बचने की खातिर उसने कोने वाली तिपाई पर रखा टेलीफोन उठा लिया और ललिता द्वारा लिखवाया गया डॉक्टर कोठारी का नंबर अनिच्छापूर्वक घुमाने लगा। नंबर तत्काल मिल गया। हेलो हेलो भी होती रही, मगर जवाब में वो मौन साधे यूँ दर्शाता रहा कि जैसे उस ओर निरंतर घंटी बज रही हो और कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा हो। कान से चोंगा सटाए हुए कनखियों से उसने ये भी भांपने की चेष्टा की और अपना अनुमान सही होता पाया कि व्यस्तता के बावजूद ललिता का ध्यान निरंतर उसकी ओर ही लगा हुआ है। उसके फ़ोन रखते ही वो हाथ रोक रसोई की चौखट पर आ खड़ी हुई। कोई उठा नहीं रहा? वो साफ झूठ बोला। हाँ, लगता है घूमने निकल गए हैं। इतनी जल्दी? लेकिन हर गोविंद को तो हर हालत में घर पर ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ठहर कर एक बार फिर कोशिश कर लेना। वो बिंद कर रह गया। ललिता इतने आत्मविश्वास के साथ ही कैसे सब कह रही है, मानो उस घर की सुई से लेकर हाथी तक से उसका गहरा ताल्लुक हो और कब कौन सी चीज़ कैसे कब हिलती डुलती है उसी के संकेतों पर। क्षुब्ध हो उसने पुनः अखबार आंखों के आगे फैला लिया। फिर वही अटकाव लुका छिपी खेलता हुआ उसे छकाने लगा। शब्दों के ढलान पर डग भरती दृष्टि अचानक अस्पष्ट होती कुंद हो उठी। लगने लगा कि अब उसे रास्ता नहीं सुझाई देगा। अच्छा हो पीछे लौट चले और वहीं से पढ़ना शुरू करे जहाँ से पढ़ने की शुरुआत की थी। यह क्या? देखिए तो सही, ओसवाल के शेयर मिल गए क्या? वो भी मिल जाएंगे। दफ्तर की क्लांति जो घर के लिए निकलने से पूर्व बाथरूम में जाकर पाउडर और लिपस्टिक की तहों के नीचे दबाने की कोशिश के बावजूद हर शाम जबरन घर तक लिपटी चली आती है, ललिता के चेहरे से गायब थी। दोबारा चाय के आग्रह की प्रतिक्रिया में भी न प्रतिदिन जड़ दिखाई दिया जाने वाला ठेना उछाला गया।
भैया, हमें तो लगता है कि हम दफ्तर में फूल चुनने जाते हैं। न साझेदारी के बहाने उसकी दिनचर्या सूंघी गई। विचित्र कहीं से नहीं लगा, लेकिन पल भर को ध्यान खिंचा जरूर। पत्र पढ़ते पढ़ते ललिता की गर्वोक्तिपूर्ण चहक उसके इर्द गिर्द चीलों सी मंडराने लगी। मेरा प्रमोशन पत्र, कल से मैं अपने पैकिंग विभाग की इंचार्ज हो जाऊंगी। खुशी उसने बांटनी चाहिए थी, उतनी ही आंच बाजुओं में भर जो ललिता के गंदुमी चेहरे को आत्मविस्मरण की सुखानुभूत से उत्तप्त कर तांबाई कर दे। नहीं जानता कि धमनियों में तरंगे भरता चरम आवेश अचानक शिथिल हो अनमना कैसे हो उठा। उसके अस्थिर हुआ मनोभावों से बेसुध ललिता अपनी ही धुन में बोलती रही कि उसका प्रमोशन कोई मामूली बात नहीं। दवाइयों की इतनी प्रतिष्ठित कंपनी से 350 से भी ऊपर कर्मचारियों वाले पैकिंग विभाग में मात्र उसे इंचार्ज पद के लिए चुना जाना अभिमान की बात है और सहकर्मियों के लिए ईर्ष्या का विषय। विभाग के समक्ष डॉक्टर कोठारी ने उसकी मेहनत, लगन और तत्परता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बता नहीं सकती उनसे प्रशंसा भाव पाकर कितनी रोमांचित हूँ। कई इनाम पाकर अपने विद्यार्थी जीवन में भी इतनी विभोर नहीं हुई। मैंने उनसे आग्रह किया है, लेकिन चाहती हूँ कि इस खुशी के उपलक्ष्य में तुम भी आभार प्रकट करते हुए उन्हें घर खाने पर आमंत्रित करो। ललिता गलत नहीं कह रही, उनकी खुशियाँ बटी हुई नहीं है। बेमन से ही सही औपचारिकता निभाने में हर्जी क्या है। उसकी उंगलियां पुनः टेलीफोन के डायल पर सक्रिय हो उठीं। घंटी बजी कि उस ओर से शालीन गंभीर स्वर कानों में टकराया। डॉक्टर कोठारी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। उसके होंठ कुछ कहने के लिए उद्यत होते होते अनायास भिज गए। कुशल अभिनेता की भांति फौरन चेहरे पर उलझन का भाव उत्पन्न कर उसने पैतरा बदला। भाई कोई नहीं उठा रहा, लगता है घर लौटे ही नहीं। रसोई बंद कर ललिता विस्मित होती हुई पास आकर लेट गई। सोने में माहिर है हरगोविंद। कभी कभी तो डॉक्टर साहब को घर खुलवाने के लिए फ्लैट का दरवाज़ा भी जी जान से भड़बड़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस बेवकूफ़ की नींद टूटती है। निहायत गैर जिम्मेदार है मगर ईमानदार है, इसलिए बसर हो रही है। चलो छोड़ो, सुबह कर लेना याद करके। उसने छुटकारे की सांस ली। उसे तो यही बहस सता रहा था कि उत्साह के अतिरेक में कहीं ललिता ये ना कह बैठे कि लाओ मैं स्वयं उन्हें फ़ोन करके तुम्हारी बात करवा देती हूँ। तब भी बहाना बनाया जा सकता था कि हो सकता है गलत नंबर लग गया हो। गलत नंबर आए दिन लगा ही करते हैं। कुछ क्षण पहले किए गए उसके फ़ोन भी अपवाद हो सकते हैं। उमा मित्रा के प्रीत भोज में जिन अधपके बालों वाले प्रौढ़ सज्जन से तुमने परिचय करवाया था, डॉक्टर कोठारी ही थे ना? अपने को सहज साबित करने की मंशा से उसने रूखे होते स्वर में भरसक चाशनी घोली। ललिता की औंघाई हुई हुंकारी डॉक्टर कोठारी की चर्चा के साथ अचानक चैतन्य हो मृदु हो आई। वही थे, देखा नहीं था? उस संक्षिप्त सी मुलाकात में भी उन्होंने तुमसे मेरी कार्यकुशलता और व्यक्तित्व की कितनी सराहना की थी। दिमाग में सलाखें चटकने लगीं। इतराने की भी हद होती है। श्रेयस्कर यही होगा कि वो भी सोने की कोशिश करे। हाँ, सोने से पहले तनिक दरवाजे देख ले। ललिता इस मामले में बेहद लापरवाह है। पिछले हफ्ते की ही तो बात है, बालकनी का दरवाज़ा रात भर खुला पड़ा रहा। सुबह जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने ललिता को इस असावधानी के लिए खूब फटकारा। बालकनी से सटे दीवार से लगे हुए पानी के पाइप हैं। उन पाइपों के सहारे कोई भी आराम से उनके फ्लैट में दाखिल हो सकता था, चाहे वह छठे माले पर ही क्यों ना रह रहे हों। वैसे भी सेंधमार के लिए क्या छठा और क्या 10वां। दरवाजों की सिटकनियाँ चढ़ा वो बिस्तर की ओर लौटने लगा कि सिगरेट पीने की तलब महसूस हुई। सिगरेट उसने महीनों से छोड़ी हुई है। सूखी खांसी ने त्रस्त कर रखा था। उमड़ती तो लगता आते बाहर खींचकर ही दम लेगी। अनेक देशी विदेशी सिरप और गोलियां आजमा डाली। अंत में डॉक्टर ने उसे चेतावनी थमा ही दी कि सिगरेट उसके फेफड़ों के लिए विष है। अगर वो किसी भयंकर रोग की कल्पना मात्र से बचना चाहता है तो अपनी सिगरेट पीने की लत से बाज आए। उसे सिगरेट छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं पुराना पैकेट जरूर पड़ा हुआ होगा। डॉक्टर की मनाही से पहले ललिता उसकी महीने भर की सिगरेटों का कोटा एक साथ लाकर अलमारी में रख दिया करती थी, लेकिन अब कोई बचा कुचा पैकेट ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। खटके से ललिता की नींद उचट सकती है। बेचैनी दबाने के लिए बालकनी में थोड़ा टहली ले। न जाने क्या हुआ कि बालकनी की ओर बढ़ते कदम पलटकर खाने की मेज की ओर यंत्र चालित से बढ़ गए। मेज पर ललिता का बैग रखा हुआ है। बैग वो अलमारी के भीतर रखकर नहीं सोती, शायद इस ख्याल से कि तड़के उसको दूध की बोतलों के पैसे चुकता करने होते हैं। बर्तन पोछा निपटाने आई हुई बाई से नाश्ते के लिए अंडे, डबल रोटी, मक्खन या कोई अन्य आवश्यक वस्तु मंगवानी होती है।
प्रमोशन लेटर भी तो उसके पढ़ लेने के बाद उसने अपने उसी बैग में तह करके रख दिया था। हाथ लंबा कर वो मेज पर रखा हुआ बैग अपनी ओर खिसका लेता है। सावधानी पूर्वक उसकी चेन इस तरह खोलता है कि कहीं चेन खुलने की सर्राहट मात्र से ललिता आंखें न खोल बैठे। तीसरे खाने में मोड़ कर रखा हुआ प्रमोशन लेटर भीतर से अभेद्य भीति में सेंध लगाने वाले चतुर मूस सा उसे मुंह बिरा रहा है। क्या घपला करती रहती हो? उसके तमतमाए मुख पर दृष्टि पड़ते ही टाइपराइटर पर तेज गति से दौड़ रही रेखा की उंगलियां सहम उठती हैं। जगह जगह लाल स्याही से रेखांकित शब्दों की ओर संकेत करते हुए कुछ एक पल पहले रेखा द्वारा टंकित पत्र उसके सामने लगभग फेंकते हुए वो चीख पड़ा था। वर्तनी की इतनी अशुद्धियां! एक वाक्य में वही शब्द एकदम सही लिखोगी, दूसरी पंक्ति में गलत। क्या हो गया है तुम्हारी समझ को? जब तक मैं विभाग में हूँ गनीमत समझो, सब संभला रहेगा। आगे तुम्हारी इन लापरवाहियों को कौन नज़रअंदाज कर पाएगा? कागज़ लेकर फौरन मेरे कमरे में आओ। लौटते हुए उसने अपनी जादीती को महसूस किया कि उसके तीखे कटाक्षों और खींच भरे व्यवहार ने पूरे विभाग के सामने एक लड़की की स्थिति बड़ी विचित्र कर दी है। उसे रेखा को यूँ सरेआम प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। एक क्षण के लिए भी उसे और डांटता तो निश्चित ही वो धैर्य खोकर रो पड़ती। हुआ भी यही। उसकी मेज तक आते आते रेखा अपने को संयमित नहीं रख पाई। इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए वो कतई तैयार नहीं था। अजीब सी उलझन में पड़ गया। सांत्वना देते रेखा के निकट पहुंचा तो पता नहीं किस आवेगवश संयम खोकर उसे एकाएक अंक में भर लिया। भूल कर कि ये दफ्तर है, ना घर, ना किसी निर्जन स्थान का एकांत। भान हुआ तो अपनी अशोभनीय हरकत पर लज्जित होता हुआ कुर्सी पर आ बैठा। रेखा कुछ देर बाद प्रकृतस्थ हो कमरे से बाहर निकलकर सीधी बाथरूम में घुस गई ताकि अपनी मेज पर पहुंचने हेतु स्वयं को दूसरों के सामने होने लायक व्यवस्थित कर ले। लंच का समय हो चुका था। अच्छा ही हुआ कि लोग अपने खाने के डिब्बे के साथ या तो कैंटीन की ओर चल दिए थे या फिर अपने किसी संगी साथी की मेज की ओर। उस दिन के बाद उसने रेखा की त्रुटियां उसकी मेज पर जाकर नहीं बल्कि अपने कमरे में बुलाकर बतानी और सुधारनी शुरू कर दी थीं। प्रिया गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 11 में उस रोज़ उसने रेखा को एक साथ 2 खुशखबरियां दी थीं। बधाई, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। सुनकर रेखा के अंडाकार सांवले चेहरे पर तैर आए अविश्वास की काई को काज उसने उसे यह भी सूचित किया कि कल सुबह उसे पदोन्नति पत्र मिल जाएगा। अब तुम टाइपिस्ट से स्टेनोग्राफर हो जाओगी, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द शॉर्ट हैंड में निपुणता पा लेनी होगी। और हाँ, मैं इसी पहली से मुख्यालय में स्थानांतरित हो रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कुछ दिनों के भीतर तुम्हें भी वहीं बुला लूँ। रेखा के सलोने चेहरे पर सावनी बादलों की पनियाई पुलकन उतर आई। कृतज्ञता ज्ञापित करती उसकी भूरी आंखों का ठहराव पलों तक उसके चेहरे को अपनी गुलगुली गदेलियों से सहलाता रहा था। ललिता सुंदर है, मगर उसमें नमक का अभाव है। उसने सोचा था मर्द बिना नमक के कैसे रह सकता है। ठीक वैसी पुलकन आज बरसों बाद उसे ललिता के चेहरे पर आलोड़ित होती दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा है कि जैसे मुट्ठियों में कसी हुई विश्वास की डोर का सिरा बलात् उसे किसी अंधकूप की ओर घसीटे लिए जा रहा है। वो कोशिश करके भी ललिता की इस खुशी को मुक्त हृदय से नहीं स्वीकार कर पा रहा। कोई तर्क उसके तनाव को निरस्त नहीं होने दे रहा कि हो सकता है जो कुछ वो सोच रहा है वो मात्र उसके कुंठित मन की उपज हो। लेकिन ललिता का डॉक्टर कोठारी के प्रति मोहग्रस्त साधिकार आचरण मात्र श्रद्धा नहीं हो सकती, न बॉस के प्रति औपचारिक आदर भाव। वो भी दफ्तर में काम करता है और पिछले 12 वर्षों से निरंतर कर रहा है। दफ्तरीय आचार व्यवहार उसके लिए पहेली नहीं। सोती हुई ललिता पर उसकी क्षुब्ध दृष्टि घूमी तो हाथों के बीच लहरा रहा प्रमोशन पत्र भींचती मुट्ठी में गुड़मड़ाकर गोली की शक्ल में परिवर्तित हो उठा। सुबह चाय के लिए ललिता के उठाने पर जगा तो सिर की पके फोड़ी सी टीसती पीड़ा ने उसे और भी असहज कर दिया। कितने जरूरी काम आज निपटाने हैं। सक्सेना साहब छुट्टी पर चल रहे हैं। उनके जिम्मे का काम भी आजकल उसे ही देखना पड़ रहा है। दफ्तर पहुंचते ही चपरासी मेज पर फाइलों का अंबार लगा देता है, जिस पर हर आधे घंटे बाद बड़े साहब का बुलावा, हर बात को लेकर जवाब तलब। स्थानीय कार्यालय और मुख्यालय की कार्य पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। स्थानीय कार्यालय में वो अपने विभाग का राजा था, मातहतों पर खासा रौब गालिब कर लेता था। मुख्यालय में उसके जैसे 25 महंत एक ही मंच पर अपनी अपनी मेजों पर गर्दनें झुकाए फाइलें निपटा रहे हैं। भला कौन किसके सिर की कलंगी सराहे। कितना खुश हुआ था वो मुख्यालय में अपने स्थानांतरण को लेकर। ललिता की स्फूर्ति पूर्वत कायम दिखी।
दूसरी चाय देते ही उसने सदैव की भांति उसे फटाफट उठ जाने और नहा धो लेने की चेतावनी दोहरानी शुरू कर दी। सामना टालने की गरज से वो अखबार बगल में दबा पाखाने में जा घुसा। लेकिन नाश्ते के समय मुठभेड़ टालना मुमकिन नहीं। वही समय होता है जब वे 5-7 मिनट संग बैठे हुए घड़ी की सुइयों पर चौकन्नी दृष्टि टिकाए पूरे दिन के अपने अपने कार्यक्रमों के विषय में परस्पर बतिया लेते हैं। ललिता अधिकांशतः सही समय पर उससे पहले घर लौट आती है। वो अक्सर थोड़ा विलंब से लौटता है। जब से सरकारी दफ्तरों में 5 दिनों का कामकाज शुरू हुआ है तब से उसे निकलना भी ललिता से पहले पड़ता है और लौटना भी उसके बाद होता है। मगर यह किसी के निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है कि वो दफ्तर के लिए समय से निकलता है और शाम को समय से घर लौटता है। करने पर उतर आओ तो कोई हाथ धर सकता है? रेखा को देखकर कोई कह सकता था कि उसके और रेखा के मध्य कौन सी खिचड़ी पक रही है? टोस्ट चल जाएगा। समय से पहले ललिता को तैयार खड़ा देकर वो तनिक सनका। पदोन्नति होते ही दफ्तर का समय बदल गया। उसके कटाक्ष पर ध्यान न देकर अंडे और टोस्ट की तश्तरी उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने कारण सामने रखा। कल मौका और था, इसलिए जानबूझकर उसने इस दुखद प्रसंग की चर्चा नहीं छेड़ी। मार्गरेट की बड़ी बिटिया भाटिया में दाखिल है। हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय में छेद बताया है। आज सुबह ही ऑपरेशन होना है। तय किया है कि भाटिया होते हुए दफ्तर जाएगी। पूरे समय रुक पाना उसके लिए संभव नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही मार्गरेट से मिलती हुई जाएगी तो विपदा की घड़ी में उसे बड़ी सांत्वना मिलेगी। पैसों आदि की ज़रूरत के बारे में भी पूछ लेगी। फर्ज बनता है उसका। अंडा निकलते हुए वो व्यंग से दबी मुस्कान मुस्कुराया। खूब बहाने हैं। वो जासूसी करने से रहा कि भाटिया अस्पताल जाया जा रहा है या कहीं और। नाश्ता ख़त्म कर तुम डॉक्टर कोठारी को फ़ोन ज़रूर कर लेना। दिन में उनका फ़ोन पर उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। संडे की दोपहर का ही पक्का कर लो। दिन में उनका फ़ोन पर? फिर वही अधिकारपूर्ण रवैया। लगा कि पुआल के ढेर को सुलगती तीली छू गई। मैं किसी कोठारी उठारी को फ़ोन नहीं करता। जानता हूँ डॉक्टर कोठारी तुम पर इतने मेहरबान क्यों हैं। इस कंपनी में नौकरी करते हुए तुम्हें 3 साल भी पूरे नहीं हुए। 3 साल में इतना बड़ा प्रमोशन। विभाग में तुम्हारी बनिस्बत अनेक वरिष्ठ अनुभवी योग्य व्यक्ति पड़े हुए हैं। इतने वर्षों से उनका नंबर नहीं लग रहा है। तुम अचानक 300 लोगों को पछाड़ विभाग की इंचार्ज हो गई। सुनकर ललिता स्तब्ध हो उठी। इतना घृणित संशय। लांछन लगाते हुए उसके विवेक ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो कितना अनर्गल बक रहा है और किसके लिए कह रहा है। कल संध्या से ही उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार को उसकी अस्वस्थता और उसके अंतर्मुखी स्वभाव की अल्प मुखरता मानकर सहज भाव से लेती रही थी। वस्तुतः वो और कुछ नहीं बल्कि उसकी ओछी मानसिकता का फितूरी कीड़ा था जो उसकी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण अवसर पर न उसे खुलकर हंसने दे रहा था, न बोलने, न खुशी बांटने। स्वभाव से वो थोड़ा तुनक मिजाजी है ही, किंतु उसके छोटे मोटे ताने तुक्के और मुंह फुलौल को वो सदैव सामान्य नोक-झोंक मानकर अनदेखा करती रही। लेकिन सहिष्णुता की भी कोई सीमा होती है। आखिर पत्नी से नौकरी करवाते ही क्यों हैं उस जैसे लोग? क्या सोचकर ब्याह के विज्ञापन में नौकरीशुदा लड़की को प्राथमिकता वाला वाक्य जुड़वाते हैं? कितनी खुश हुई थी वो संबंधों की बात आगे बढ़ने पर कि चलो कोई ऐसा लड़का तो मिला जो स्त्री की स्वतंत्रता और उसके स्वावलंबन का पक्षधर है। क्या मालूम था कि ये स्त्री के स्वावलंबन को महत्व देना नहीं अपितु उसे पैसों की टकसाल मानकर इस्तेमाल करने की राजनीति है। पुरुष की पदोन्नति हो तो उसकी लगन और मेहनत का ही परिणाम है। अपनी लगन और परिश्रम से स्त्री उन्नति करे तो वो उसकी अपनी प्रतिभा नहीं बल्कि किसी डॉक्टर कोठारी की अनुकंपा है और बीच में शरीर आए बिना ये संभव नहीं। क्रोध से चेहरा तमतमा आया। धैर्य चुक गया। छी छी, इतने बड़े भद्र पुरुष के प्रति तुम्हारे ऐसे कुत्सित विचार। होश में तो हो। ठीक कह रही हो, होश में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन संयोगवश होश में हूँ और ऐसे भद्र पुरुषों की जन्मपत्री मैं खूब अच्छी तरह बाँच लेता हूँ। डॉक्टर कोठारी के साथ तुम्हारा काम करना मुझे बर्दाश्त नहीं। पारिवारिक हित में यही उचित होगा कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंकना छोड़कर सीधे सीधे घर बैठो। इसका निर्णय तुम कैसे करोगे? तो कौन करेगा? न नौकरी मैंने तुमसे पूछकर की थी, न तुम्हारे कहने पर छोड़ूंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। नौकरी और घर में से तुम्हें क्या चुनना है? सोचना मुझे नहीं है सुभाष, सोचना तुम्हें है। मानसिक तौर पर रुग्ण तुम हो, मैं नहीं। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी कुंठाओं द्वारा रचा हुआ सत्य मेरी नियत नहीं बन सकता। पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ अपना खाने का डिब्बा उठा। ललिता उसे ज्यों का त्यों छोड़कर दरवाजे से बाहर हो गई।
अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई बहुत ही सुंदर सी कहानी प्रमोशन। आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलूंगी इसी तरह किसी अच्छी सी कहानी के साथ। हाँ, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका जो समय आप मेरे साथ व्यतीत करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।